नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना से संबंधित दिशा निर्देशों और दरों को अधिसूचित किया। भारत में नागरिकों और संगठनों को स्वतंत्र रूप से भू स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए। भारत ने पिछले 7 वर्षों में पेटेंट स्वीकृति में 572% की वृद्धि दर्ज की। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की और असम सरकार के आदेशानुसार गोरखाओं को विदेशी के रूप में संबोधित नहीं किया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 से है। केंद्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना से संबंधित दिशा निर्देशों और दरों को अधिसूचित किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने 8,555 उत्पादों को शामिल करने वाली एक नई योजना के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इन उत्पादों को 12,454 करोड़ रुपए के खर्च के माध्यम से शामिल किया जाएगा। रोड टैप यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के अंतर्गत नए निर्यात क्षेत्रकों और दरों में 8,555 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसे वस्त्र मंत्रालय की राज्य और केंद्रीय उद्ग्रहण एवं करों से छूट योजना के अंतर्गत परिधान निर्यात को समान समर्थन देने के लिए इस योजना तक विस्तारित कर दिया गया है। RODTEP का उद्देश्य निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न करों और शुल्कों जैसे कि स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की प्रतिपूर्ति करना है। आपको बता दें कि इन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत कोई छूट या रियायत या प्रतिदाय यानी रिफंड प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये निर्यात की शून्य रेटिंग सुनिश्चित करता है, यानी कि करों तथा शुल्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता। RODTEP योजना पूर्ववर्ती भारत से पण्य निर्यात योजना यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को प्रतिस्थापित करती है। MEIS ने वस्तुओं की व्यापक श्रेणियों पर निर्यात सब्सिडी प्रदान करके विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। इसे एक सरलीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदत्त छूट हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट यानी E-स्क्रिप्ट के स्वरूप में जारी की जाएगी। साथ ही इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रखा जाएगा। इस योजना का लाभ ये होगा कि ये घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करके भारतीय निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगी। इससे नए रोजगार सृजित होने की अपेक्षा की जा रही है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने की भी संभावना है। यह योजना निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। आइए अब बात करते हैं RODTEP के उद्देश्य और संचालक सिद्धांत। इसके तहत निर्यात पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर वर्तमान में अनरिफंडेड शुल्कों और करों को रिफंड किया जाएगा। निर्यात किए गए उत्पादों के वितरण पर अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों को रिफंड किया जाएगा। योजना के तहत उस स्थिति में छूट या रियायत नहीं दी जाएगी जब शुल्क और करों से संबंधित कोई पूर्ववर्ती छूट दी जा चुकी हो। राजस्व विभाग की समिति द्वारा अधिकतम दरों का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा इस समिति में वाणिज्य विभाग या विदेश व्यापार महानिदेशालय का उपयुक्त प्रतिनिधित्व होगा। दरों और कवरेज की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। भारत में नागरिकों और संगठनों को स्वतंत्र रूप से भू-स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनका उद्देश्य पहली बार भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन यानी नाटमो द्वारा एकत्र किए गए भू-स्थानिक डेटा को निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध कराना है। ये लॉन्च किए गए एप्लीकेशंस हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भू-स्थान आंकड़े प्रसार पोर्टल। ये पोर्टल राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर के डेटा के साथ डाउनलोड करने योग्य विभिन्न फॉर्मेट्स में 4000 मानचित्र प्रदान करता है। दूसरा है सारथी। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS एप्लीकेशन है। ये उपयोगकर्ताओं को संसाधनों के न्यूनतम उपयोग के साथ भू-स्थानिक डेटा के विजुअलाइजेशन, परिवर्तन एवं विश्लेषण के लिए एप्लीकेशन के विकास में मदद करती है। GIS दृश्यात्मक निरूपण के भीतर डेटा का भौतिक चित्रण है। उदाहरण
उदाहरण के लिए जब एक हरिकेन के मानचित्र को वज्रपात के संभावित क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली एक अन्य मानचित्र परत के साथ संबद्ध किया जाता है। नाटमो द्वारा विकसित मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल भारत के सांस्कृतिक मानचित्र, जलवायु संबंधी मानचित्र और आर्थिक मानचित्र जैसे विभिन्न विषयगत मानचित्र उपलब्ध कराता है। इन पोर्टल्स का महत्व ये है कि ये रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के स्टार्टअप्स, निजी क्षेत्र आदि के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये स्थानीय रूप से उपलब्ध और स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानचित्र एवं भू-स्थानिक डेटा भी संसाधनों के बेहतर नियोजन और प्रबंधन में सहायता करेंगे। भू-स्थानिक आंकड़ों का उपयोग पृथ्वी की सतह पर अवस्थित ऑब्जेक्ट्स, घटनाओं एवं परिघटनाओं के संबंध में विभिन्न आंकड़ों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भू-स्थानिक आंकड़े अवस्थिति सूचना और विशेषता संबंधी सूचना को लौकिक सूचना जैसे कि समय, कालावधि जिस पर अवस्थिति एवं विशेषता विद्यमान होती है, इनके साथ संयोजित करते हैं। नई भू-स्थानिक नीति फरवरी 2021 में जारी की गई थी। इस नीति में सर्वेक्षण और मानचित्रण संबंधी सभी विनियमों को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद भू-स्थानिक आंकड़ों का उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण संभव हो सका है। अगली खबर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। भारत द्वारा पिछले 7 वर्षों में पेटेंट स्वीकृति में 572% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान 4,227 पेटेंट स्वीकृतियों की तुलना में वर्ष 2020-21 में कुल 28,391 पेटेंट स्वीकृत किए गए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच गई थी। इसमें वर्ष 2015-16 के 81वें स्थान से 33 अंकों का सुधार हुआ है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में कई उपाय किए गए हैं, जैसे पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क में 80% तक की छूट प्रदान की गई है, चाहे वे भारत में स्थित हों या फिर विदेशों में। पहले ये छूट केवल सरकार के स्वामित्वाधीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए ही उपलब्ध थी। किसी संस्थान के लिए कुल देय शुल्क को, जिसमें कि फाइलिंग, प्रकाशन और नवीनीकरण शुल्क शामिल है, वर्तमान के 4,24,500 रुपए से घटाकर 84,900 रुपए कर दिया गया है। महानियंत्रक एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स कार्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 10 लाख छात्रों को पेटेंट संबंधी मामलों में प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा अन्य पहलों की बात करें तो सरलीकृत एवं सुव्यवस्थित बौद्धिक संपदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया को पुनर्संरचित किया गया है। साथ ही पेटेंट आवेदन दाखिल करने की सुगमता और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए डिजिटल विकल्पों को अंगीकृत किया गया है। पेटेंट की परीक्षण प्रणाली को तीव्र किया गया है। आईपी आवेदनों की वास्तविक समय आधारित स्थिति, भारतीय पेटेंट उन्नत खोज प्रणाली यानी इनपास, एसएमएस अलर्ट आदि के माध्यम से सूचना तक बेहतर पहुंच और उसका पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित किया गया है। सीजीपीडीटीएम, एकस्व पेटेंट अधिनियम 1970, डिजाइन अधिनियम 2000 और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। सीजीपीडीटीएम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक संयुक्त वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स का निर्माण किया है। वित्तीय समावेशन का मतलब है वंचित और निम्न आय वर्ग को एक वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। एफआई इंडेक्स एक व्यापक सूचकांक है जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन आदि क्षेत्रों का विवरण शामिल है। एफआई सूचकांक में 3 व्यापक मानदंड हैं। इसमें पहुंच को 35% भारांश और उपयोग को 45% तथा गुणवत्ता को 20% भारांश दिया गया है। ये सूचकांक सेवाओं तक पहुंच में सुगमता, उपलब्धता और उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता के लिए अनुक्रियाशील है। इसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं। गुणवत्ता मापदंड वित्तीय समावेशन के गुणवत्ता संबंधी पक्ष को दर्शाता है। यहाँ गुणवत्ता संबंधी पक्ष है वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, सेवाओं में व्याप्त असमानताएं और कमियां। वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है। इस तरह ये वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों द्वारा वर्षों से किए जा रहे संचयी प्रयासों को दर्शाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सूचकांक को वार्षिक आधार पर प्रति वर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाएगा। भारत में वित्तीय समावेशन के समक्ष ग्राहक की पहचान, अंतिम व्यक्ति तक सेवा आपूर्ति तथा प्रासंगिक, वहनीय और सुरक्षा उत्पाद उपलब्ध कराने से संबंधित प्रमुख चुनौतियां विद्यमान हैं।
असम सरकार के आदेशानुसार गोरखाओं को विदेशी के रूप में संबोधित नहीं किया जाएगा। असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा शाखा को गोरखाओं के विरुद्ध किसी भी मामले को विदेशी अधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का आदेश दिया है। पुलिस की सीमा शाखा को संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों की पहचान करने और संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध एक संदर्भ वाद दायर करवाने के लिए अधिदेशित किया गया है। विदेशी अधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय हैं। इनकी स्थापना विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 तथा विदेशियों विषयक अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अनुसार की गई है। ये पता लगाने के लिए अधिदेशित है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश या प्रस्थान के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 5 लाख से अधिक गोरखा अधिवासित हैं। इनमें से अधिकांश गोरखा सैन्य दलों में सैनिकों के रूप में और चाय बागानों में श्रमिकों के रूप में भारत आए थे। वर्ष 2018 में जब असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट किया गया था, तब गृह मंत्रालय ने एक संसूचना जारी की थी। ये संसूचना फॉरेनर्स एक्ट 1946 और वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि का उद्धरण देते हुए जारी की गई थी। इसमें निर्दिष्ट किया गया था कि भारत में अधिवासित गोरखाओं, जिसमें कि भारतीय और नेपाली नागरिक दोनों शामिल हैं, इन्हें असम में फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को संदर्भित नहीं किया जा सकता। हालांकि नेपाली नागरिक एनआरसी में शामिल होने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे विधिक प्रवासी हैं। इसके अलावा 1950 की संधि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को संदर्भित किए जाने से उनकी रक्षा करती है। असम में पड़ोसी देशों और राज्यों के साथ छिद्रिल सीमाओं की वजह से स्वतंत्रता के बाद से ही शरणार्थी आते रहे हैं। असम पहला राज्य था जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया गया था। इसे वर्ष 1951 में भारतीय नागरिकों के नामों को शामिल करने के लिए बनाया गया था। असम के लिए अंतिम अपडेटेड एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का आदेश नागरिकता पर एनआरसी के आदेश पर प्रभावी होगा। साथ ही इसने अधिकरणों से अपील के लिए एक अपीलीय मंच गठन करने की मांग को भी अस्वीकार कर दिया था। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। विस्मृत किए जाने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF). विस्मृत किए जाने का अधिकार इंटरनेट और सर्च इंजन डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वो व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। वर्तमान में भारत में RTBF पर वैधानिक प्रावधानों की कमी है। ये लंबित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का हिस्सा है, लेकिन इस विधेयक में डेटा को हटाने के विशिष्ट अधिकारों की कमी है, जैसे कि यूरोपीय सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन यानी GDPR के अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा श्वेत वस्तुओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया। श्वेत वस्तुएं यानी व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना के तहत एयर कंडीशनर और LED लाइट्स के निर्माण में जुड़ी कंपनियों को भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसे पहली बार अप्रैल में 6,238 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इसके मुख्य संशोधनों की बात करें तो इसके तहत निकास संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है। यदि लाभ प्राप्त करने वाली कोई कंपनी निर्दिष्ट कार्य को करने से पीछे हटती है तो उसे ब्याज सहित लिया गया प्रोत्साहन वापस करना होगा। ये और अधिक LED घटकों जैसे कि प्रतिरोधक, फ्यूजर, LED ट्रांसफार्मर आदि को शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है। स्वैप्शन डील। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ भारत के स्वैप्शन सौदों के प्रथम सेट में कटौती की है। ब्याज दर स्वैप्शन ब्याज दर विनिमय पर एक विकल्प है। एक स्वैप्शन विकल्प क्रेता को ब्याज दर पर विनिमय में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करता है, न कि दायित्व। इसका उद्देश्य देश के ब्याज दर आधारित डेरिवेटिव्स बाजार में जोखिम प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही इसके लिए विश्व स्तरीय समाधान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय ऋण परिसंपत्तियों में अधिक विदेशी निधियों को आकर्षित करने में मदद मिल सके। वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव निर्देश 2019 पर अपने नए दिशा निर्देशों के तहत स्वैप्शन सौदों की अनुमति प्रदान की थी।
एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विनियमित संस्थाओं के लिए मंच यानी प्रिज्म, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिज्म की स्थापना की है। ये बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित पर्यवेक्षित संस्थाओं यानी सुपरवाइज्ड एंटिटीज द्वारा अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए वेब आधारित शुरू से अंत तक यानी एंड टू एंड कार्य प्रगति स्वचालन प्रणाली है। प्रिज्म में अंतर्निहित कार्य प्रगति सुधार, समय की निगरानी, नोटिफिकेशन और अलर्ट, प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड शामिल होंगे। साथ ही इसमें कई प्रकार के कार्य क्षमताएं जैसे कि निरीक्षण, अनुपालन, साइबर सुरक्षा के लिए घटना कार्यात्मकता, शिकायतें और प्रतिदान कार्यात्मकताएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य सुपरवाइज्ड एंटिटीज की उनकी आंतरिक सुरक्षा, लचीलापन और मूल कारण विश्लेषण यानी रूट कॉज एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना है। स्वेट इक्विटी यानी श्रमजन्य इक्विटी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने श्रमजन्य इक्विटी की मात्रा में शिथिलता प्रदान की है। इसे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म यानी आईजीपी पर सूचीबद्ध नए युग की प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है। श्रमजन्य इक्विटी किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को गैर नकद प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों को संदर्भित करती है। स्टार्टअप्स और प्रमोटर विशिष्ट रूप से अपनी कंपनियों को निधि प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पूंजी का निर्गमन, इश्यू और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम 2019 में संशोधन करके सेबी ने उन जारीकर्ताओं की एक सूची के लिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी जो पर्याप्त मूल्यवर्धन के साथ उत्पाद, सेवाएं या व्यावसायिक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार, डेटा एनालिटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी या नैनो प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग से जुड़े हैं। तटीय अपर्दन। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा वर्ष 1990 से 2018 के दौरान राष्ट्रीय तटरेखा परिवर्तन के मूल्यांकन के अनुसार भारतीय समुद्र तट का 32% हिस्सा अलग अलग अपर्दन अवस्था के अधीन है। इसमें 27% तट की प्रकृति अभिवर्धित बनी हुई है और 41% स्थिर अवस्था में है। 60% के साथ पश्चिम बंगाल में तटीय अपर्दन की दर सर्वाधिक रही है। इसके बाद पुडुचेरी में 56% और केरल में 41% तटीय अपर्दन हुआ है, जबकि ओडिशा तट का 51% विस्तार हुआ है और इसके बाद 48% विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश का स्थान है। तटीय अपर्दन का मतलब है समुद्र द्वारा तटीय भूमि का क्षय करने से। इसमें संक्षारण, अपघर्षण, हाइड्रोलिक क्रिया और संघर्षण की प्रणालियां शामिल हैं। जल जीवन मिशन ने नल से जल की आपूर्ति की निगरानी और मापन कार्य आरंभ किया। जल जीवन मिशन द्वारा 9 राज्यों के 100 गांवों में अपने सेंसर आधारित सिस्टम के कवरेज का विस्तार किया जा रहा है, जिससे जल के उपभोग प्रतिरूप को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके बाद के चरणों में मूल्य निर्धारण की रणनीति को भी तैयार करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध हालिया आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में मिशन आरंभ होने के बाद से देश भर में लगभग 4.73 करोड़ नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 1,46,00,000 जल कनेक्शन बिहार में उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन द्वारा वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर BIS 10,500 गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। ऑपरेशन सद्भावना। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के 110 छात्रों के लिए अपने आवासीय स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्चतर शिक्षा प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन सद्भावना वर्ष 1998 में सेना द्वारा आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र के निवासियों के हृदय में विश्वास सृजित करना है। आपको बता दें कि ये आतंकवाद के संकट से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अनूठी मानवीय पहल है। ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन के साथ सेना की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करती है। रक्षा मंत्री द्वारा क्लाइम्बेथॉन के आयोजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा सिक्किम के हिमालय की 4 छोटे शिखरों पर क्लाइम्बेथॉन का आयोजन किया गया था। ये शिखर हैं माउंट रेनॉक, माउंट फ्रे, माउंट बीसी रॉय और माउंट पालुंग। माउंट रेनॉक के ऊपर एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। जिस स्थान पर इसे फहराया गया है उसका नाम सिक्किम के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।